नमस्कार स्टूडेंट, मैं सरफराज खान और आप देख रहे हैं ब्रेन स्पार्क ह्यूमैनिटीज। और आपको पता है कि आज की वीडियो में हम बात करने जाएंगे समानता यानी इक्वालिटी के ऊपर, और जो चैप्टर में थर्ड चैप्टर में है और वो इस बुक की पॉलिटिकल थ्योरी बुक की जो है 11th की है। और इसके हम आज करेंगे बुक बेस्ड क्वेश्चन आंसर को एक्सरसाइज करेंगे और समझेंगे कि किताब में क्या सवाल दिए गए हैं और उसका कैसे जवाब देना है। और मैंने आंसर का फॉर्मेट अपने तरीके से बनाया है और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें कंप्लीट डिटेलिंग के साथ आपको चीज़ें समझाई जा सके। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आपको आंसर आखिर कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड चैप्टर है इक्वालिटी यानी समानता, और इसके ही हम बुक बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको आंसर करेंगे। और जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 क्वेश्चन है। और मैं क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ूंगा, पहला क्वेश्चन बेसिकली देख लेते हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि समानता स्वाभाविक है, जबकि कुछ कहते हैं कि वास्तव में समाज में जो असमानता हम देखते हैं वो समाज ने पैदा किया। क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं? कारण देकर आंसर बताइए। तो ये एक टिप्पणी दी गई है और ये टिप्पणी आपको कैसी लगती है? आप इसके पक्ष में हो या विपक्ष में हो, जिस भी साइड हो, आपको इसका जो कारण सहित जो है जवाब देना है। तो इसको हम समझेंगे इसी तरीके से। दूसरे क्वेश्चन को समझेंगे, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ को समझेंगे। और समझने के लिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और डिटेल में उसको स्टडी करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको पढ़ के भी समझाया था, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि यहां बात हो रही है कुछ लोगों की। ठीक है, यानी ओपिनियन है, कुछ लोगों का तर्क है यानी ओपिनियन है। क्या ओपिनियन है? कि असमानता स्वाभाविक है। स्वाभाविक है मतलब असमानता यानी इनइक्वालिटी रहना जो है वो नेचुरल है। उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, नेचुरल बोल रहे हैं, स्वाभाविक है कि मतलब वो खत्म ही नहीं होगी, ऐसा कहना चाहते हैं। कि कुछ लोगों का तर्क है असमानता स्वाभाविक है, जबकि कुछ लोग और भी हैं वो क्या कहते हैं कि वास्तव में समाज जो असमानता हम समाज में जो देखते हैं वो समाज ने पैदा की है। आप किस मत का समर्थन करते हो? पहले वाले मत का समर्थन करते हो या इस दूसरे वाले मत का समर्थन करते हो? कारण के साथ आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे बेसिकली जो है असमानता के दो विचार जो हैं इस सवाल ने दिए हैं, और दोनों का हमें पहले समझना है कि दोनों विचार आखिर कह रहे हैं। तो पहला विचार जो है या पहला तर्क जो है वो क्या कहता है कि असमानता जो है नेचुरल है, मतलब स्वाभाविक है। उसने क्लियर कर दिया, यानी लोग जन्म से ही अलग अलग क्षमता प्रतिभा लेकर पैदा होते हैं, इसलिए असमानता रहना जो है जरूरी है, उसे खत्म नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरा तर्क क्या है या दूसरी विचार क्या है? वो कहता है कि भाई असमानता मुख्य रूप से समाज द्वारा बनाई गई है। यहाँ पे कहता है वास्तव में समाज में असमानता हम देखते हैं वो समाज पैदा करती है। तो हमने भी लिखा कि भाई असमानता मुख्य रूप से समाज द्वारा बनाई गई है, यानी सामाजिक व्यवस्था जो है, सोशल स्ट्रक्चर, जाति प्रथा और वर्ग विभाजन, लिंग भेद, संसाधनों की अनुचित बांट आदि से हम असमानता देखते हैं। तो बेसिकली हम किस विचार का समर्थन करना चाहेंगे या आप किस विचार का समर्थन करना चाहोगे? जो मैंने किया है वो मैंने दूसरे मत का समर्थन किया है कि समाज में जो कठोर असमानता हम देखते हैं, जो बड़े लेवल पे असमानता देखते हैं, इनइक्वालिटी देखते हैं, वो अधिकतर जो है समाज ने पैदा की है, ना कि प्रकृति द्वारा उसे उत्पन्न किया गया है। तो प्रकृति द्वारा उत्पन्न जो असमानता है, इसे जब हमने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था, जिसका लिंक आपको ऊपर दिख जाएगा, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो जरूर देखना। इससे क्या होता है कि देखो, आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको जो मैं सवाल जवाब बता रहा हूं, जो मैं क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं, इसको भी समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो जो प्राकृतिक असमानता या नेचुरल इनइक्वालिटी है, वो क्या कहते हैं कि भाई जो प्राकृतिक रूप से व्यक्ति जो असमान है, यानी कि एक जो है शारीरिक रूप से बिल्कुल सक्षम व्यक्ति है, एक शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति है। अब शारीरिक रूप से क्या कि मतलब अपाहिज हो सकता है, विकलांग हो सकता है, एक तेज दौड़ता है, एक दिमागी क्षमता किसी की बहुत ज्यादा तेज है, एक दिमागी रूप से एक व्यक्ति कमजोर है, कोई वृद्ध है तो कोई जो है युवा है, कोई महिला है तो कोई पुरुष है। इस तरीके से ये प्राकृतिक असमानता है और ये भी हमारे समाज में मौजूद है। लेकिन जो हम असमानता आज समाज में देख रहे हैं बड़े स्तर पे, वो जो है समाज द्वारा
जो है गठित की गई, पैदा की गई असमानता है। और वो हम किस रूप से देखते हैं, वो हम बेसिकली सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखते हैं, हम जाति प्रथा के रूप में देखते हैं, वर्ग विभाजन के रूप में देखते हैं, और लिंग भेदभाव के रूप में देखते हैं, और संसाधनों का सही तरीके से बंटवारा ना होने के रूप में भी हम देखते हैं। इसलिए जो हम समर्थन करेंगे, तो हम समर्थन करेंगे दूसरे वाले विचार का या दूसरे वाले तर्क का आपको समर्थन करना है। हालांकि आप पहले वाले तर्क का भी समर्थन कर सकते हैं, लेकिन आप कर कैसे रहे हैं उसको आपको कारण सहित समझाना है। तो मैंने दूसरे वाले तर्क का समर्थन किया है कि समाज में जो असमानता हम देखते हैं वो समाज ने ही पैदा की है। तो असमानता के कुछ कारण होते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। तो असमानता के कारण क्या है, किस वजह से असमानता हमें देखने को मिलती है। एक होती है जन्म से जुड़ी असमानता और सामाजिक व्यवस्था। तो अगर कोई बच्चा गरीब परिवार में पैदा होता है, पिछड़ी जाति में पैदा होता है, या दूर दराज क्षेत्र में पैदा होता है जहां सुविधा अभी तक पहुंची नहीं है, तो उसके पास शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर जो होते हैं बाकियों के मुकाबले कम होते हैं। एक अमीर परिवार के बच्चे के पास जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तीनों की जो अपॉर्चुनिटी होती है या अवसर होता है वो एक गरीब परिवार के बच्चे से ज़्यादा होती है, पिछड़ी जाति के बच्चे से ज़्यादा होती है, या दूर दराज यानी पहाड़ी ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बच्चे से ज़्यादा होती है। जो शहर में रहते हैं बच्चे, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आसानी से मिल जाते हैं। तो यह असमानता जो है इस तरह की, ये प्राकृतिक नहीं है, आप इसे प्राकृतिक नहीं बोल सकते, बल्कि समाज द्वारा उत्पन्न की गई है, और ये जन्म से ही उसे देखने को मिलती है। जो एक गरीब होता है या पिछड़ी जाति में पैदा होता है या दूर दराज के क्षेत्रों में पैदा होता है, यानी जहां तक अभी तक सुविधा पहुंची नहीं है, यानी समाज और राज्य की नीतियों से जुड़ी हुई ये असमानता होती है। यानी समाज चाहे और राज्य यानी सरकार चाहे तो इस तरह की असमानता को वो ठीक कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, संरचनात्मक भेदभाव यानी स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, यानी जाति प्रथा, सामंतवाद, पितृसत्ता यानी पुरुष प्रधान व्यवस्था जैसी संरचना है। इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं कुछ समूहों को ऊपर करने का काम करते हैं तो कुछ समूहों को नीचे करने का काम करते हैं। तो जैसे जाति प्रथा है, जाति प्रथा में क्या होता है भाई कि जो निचली जाति के लोग होते हैं उन्हें नीचे करने का काम करते हैं, जो ऊपरी जाति के लोग होते हैं उन्हें ऊपर करने का काम करते हैं। सामंतवाद में क्या होता है कि जो जमींदार होते हैं वो ऊपर हो जाते हैं और जो गरीब किसान होते हैं वो नीचे हो जाते हैं। पितृसत्ता में क्या होता है, जो पुरुष होते हैं वो उनको प्राथमिकता मिलती है, जो महिलाएं होती है उन्हें निचले स्तर से देखा जाता है। उदाहरण के लिए हम यहाँ समझ सकते हैं, कुछ उदाहरण दिए मैंने, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं को लंबे समय तक कई अधिकारों से वंचित रखा गया, और ये प्राकृतिक नहीं बल्कि सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का परिणाम था। अब दलितों, आदिवासियों, महिलाओं को लंबे समय तक किन अधिकारों से जो है दूर रखा गया? अगर मुख्य तौर पे देखें तो उन सभी अधिकारों से इन्हें दूर रखा गया जिनके बारे में हमने अधिकार वाले चैप्टर में पढ़ा था, चाहे वो नागरिक अधिकार हो, वो सामाजिक अधिकार हो या आर्थिक अधिकार हो। तो इस तरह के अधिकारों से इनको दूर रखा गया, और ये प्राकृतिक असमानता नहीं थी बल्कि ये समाज और राजनीति द्वारा जनित असमानता थी, जो संरचनात्मक भेदभाव के रूप में भी हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप दो कारण को एक्सप्लेन करेंगे कि असमानता के दो कारण होते हैं, तो आपका आंसर और स्ट्रांग होगा। फिर आप उसमें लोकतंत्र और समानता का संबंध जब बताएंगे, कंक्लूजन करने मतलब उस असमानता को दूर करने के लिए आप बताएंगे कि भाई लोकतंत्र और समानता का ना कुछ संबंध होते हैं। तो लोकतंत्र का आधार ही यही है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार, नागरिकता और सामाजिक न्याय मिले। अगर असमानता को प्राकृतिक कहकर स्वीकार कर लिया जाएगा कि मतलब ये मान लिया जाएगा कि भी इनइक्वालिटी जो है वो नेचुरल है, तो इससे क्या होगा कि लोकतंत्र में सभी नागरिकों को इक्वालिटी प्रदान नहीं की जा सकती है, नहीं की जा पाएगी। तो संविधान द्वारा दी गई समानता की भावना जो है वो अपने आप पूरी तरीके से कमजोर पड़ जाएगी। तो अब हम समझते हैं कि प्राकृतिक अंतर बनाम अनुचित असमानता, यानी कि जो एक्सेप्टेबल इनइक्वालिटी और जो है नेचुरल इनइक्वालिटी है वो होती क्या है, इसको थोड़ा समझाइए। क्योंकि जो विचार, जो दो तर्क दिए गए उन दो तर्कों में एक प्राकृतिक असमानता और एक समाज द्वारा जो है जनित असमानता की बात की गई है, तो आपको उन दोनों में अंतर भी समझाना पड़ेगा। तो जब आप अंतर समझाएंगे
कि यह सच है कि लोगों को प्रतिभा, रुचि, मेहनत की क्षमता अलग अलग होती है अलग अलग लोगों में, कि कई लोगों में प्रतिभा ज़्यादा होती है, कई लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है किसी चीज़ को अचीव करने का, कई लोगों को में मेहनत की जो कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, और किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से इसे हम प्राकृतिक अंतर कह सकते हैं। प्राकृतिक अंतर जो होता है, जो नेचुरल डिफरेंसेस होते हैं लोगों के बीच में, वो इस तरीके से होते हैं। लेकिन जब ये अंतर, कौन से अंतर? प्रतिभा वाले, इंटरेस्ट वाले और कैपेबिलिटी वाले अंतर शिक्षा, रोजगार, सम्मान, राजनीतिक भागीदारी आदि में अनुचित रूप से बन जाए या पैदा कर दिए जाए, तो यह समाज और राज्य की जिम्मेदारी बन जाती है कि उन्हें वो कम करे। प्राकृतिक जो अंतर है वो उसे कम नहीं कर सकता, या कम करना उसके वश में नहीं है, राज्य के वश में। लेकिन इस तरह की जो असमानता है, जो शिक्षा, रोजगार, सम्मान, राजनीतिक भागीदारी यानी कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से जुड़ी हुई जो समानता है, उसे भी गैर जरूरी तरीके से असमान बनाया जा रहा है, तो ये सही नहीं होता है। और ये राज्य का दायित्व होता है कि वो इस तरह की असमानता को दूर करे, ताकि जो है हर व्यक्ति सामाजिक स्तर पर जो है समान हो सके। तो ये आंसर का पार्ट था। आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि इसलिए हम उस मत का समर्थन करते हैं कि समाज में जो गंभीर असमानता दिख रही है वो मुख्य रूप से कहां से उत्पन्न है? वो समाज और उसकी संरचना द्वारा पैदा की गई है। लोकतांत्रिक राज्य का काम है कि वो नीतियों के माध्यम से इस तरह की जो सामाजिक असमानता है उसको घटाए और समानता को बढ़ावा दे। तो जब इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे अपने क्वेश्चन का पॉइंट बाय पॉइंट्स में, पहले सिरे को समझाते हुए आखिरी सिरे तक एंड करते हुए, तो जो आप टीचर को पता चल जाएगा या एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपका कोर जो है कितना कंप्लीट है, आप अपने विषय को कितनी बारीकी से जानते हैं। ये आंसर के स्ट्रक्चर से ही एग्जामिनर को या टीचर को अनुभव लग जाता है। जब आप इस चीज़ को इतनी डिटेल में समझते हैं तो आपका जो एक्सप्लेन करने का तरीका या समझाने का तरीका है वो भी बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आता है। चलिए कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन हमने समझा और उसका स्ट्रक्चर सामने है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। आप इन 4 स्लाइड में मैंने इसका आंसर दिया, आप एक एक करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और बाकी मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इसका एक PDF फॉर्म बना के जो है डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूं, ताकि आप इसे डाउनलोड करके भी आराम से पढ़ सकें। इसके अलावा अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मत है, ये भी मत की बात कर रहा है, ओपिनियन की बात कर रहा है कि मत है, यहाँ पे ओपिनियन है कि पूरी आर्थिक असमानता ना तो संभव है, पूरी आर्थिक समानता यानी कि जो कंप्लीट इकोनॉमिकल इक्वालिटी है वो ना तो संभव है ना वांछनीय है, लेकिन हम बहुत अमीर और बहुत गरीब लोगों के बीच की खाई को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। क्या आप इससे सहमत है? जो ओपिनियन है अपना तर्क दीजिए। बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी है वो जो है वो संभव, उसको दूर करना जो है वो संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। ये जो है इकोनॉमिकल जो इक्वालिटी लाना वो भी इम्पॉसिबल है। तो और इससे हम वांछनीय है, ना ही ये वांछनीय, मतलब इससे हम नज़र भी नहीं फेर सकते, ना हम इसे दूर कर सकते हैं, ना नज़र फेर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत जो अमीर है और बहुत गरीब है उनकी खाई को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। क्या आप इस बात से सहमत है? अपना तर्क दीजिए। हाँ, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, शायद मेरा आंसर भी वैसे ही होगा। हाँ, हम इस मत से सहमत है कि पूरी आर्थिक समानता यानी सबके पास बिल्कुल बराबर धन संपत्ति हो ना तो व्यवहारिक है और ना ही ये जरूरी है। आपके और मेरे पास दोनों को 1-1 लाख रुपए दे दिए जाए एक टाइम पे, और एक टाइम दिया जाए कि भाई 3 साल बाद मिलते हैं, तो 3 साल बाद जब हम मिलेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपके पास उतने ही पैसे होंगे जितने मेरे पास होंगे। तो ये जो बराबरी वाला माहौल जो है आर्थिक स्तर पे, ये लाना संभव नहीं है। तब भी जब संसाधनों का जो है समान जो है बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन कर भी देंगे, तो भी इस तरह की समानता जो है कभी नहीं लाई जा सकती। लेकिन इस तरह की जो असमानता है उससे हम नज़र भी नहीं फेर सकते,
तो हम क्या कर सकते हैं भाई, जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है उसको कम करने का काम कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं उसी को समझते हैं। इस सवाल में वही जवाब देना आपको। लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर और बहुत ज़्यादा गरीब लोगों के बीच की गहरी खाई है, उसे कम करने की कोशिश करना सामाजिक यानी न्याय और लोकतंत्र दोनों के लिए आवश्यक है। किसके लिए? सोशल जस्टिस देने के लिए और डेमोक्रेसी के लिए ये मैंडेटरी है कि वो ज़्यादा अमीर और बहुत ज़्यादा गरीब लोगों के बीच के जो डिफरेंसेस है उसको कम करने का काम करे। कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक है तो उसे सोशल जस्टिस देना अनिवार्य है उसके लिए। तो अगर समाज में सामाजिक न्याय फैलाना और लोकतंत्र को बढ़ाना है तो ज़्यादा अमीर और बहुत ज़्यादा गरीब के बीच की खाई को कम करना वो बहुत ज़रूरी है। और ये काम किसका है? ये काम समाज का भी है, राज्य का भी है और राज्य के नागरिकों का भी है। तो इसमें मैंने तर्क क्या दिया भी कि पूरी आर्थिक समानता क्यों व्यवहारिक नहीं है, क्यों पूरी तरीके से आर्थिक समानता नहीं आ सकती है, बहुत ज़्यादा असमानता क्यों खतरनाक है। देखो, पूरी तरीके से समान भी नहीं कर सकते हम किसी को, लेकिन ज़्यादा जो असमानता है, कम लोग जो हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और ज़्यादा लोग जो है गरीब होते जा रहे हैं। तो ये दिक्कत वाली बात है। जब हमने चैप्टर में इस बारे में पढ़ा था तो हमने जाना था कि सिर्फ दुनिया के 40 लोगों के पास 50% जो है दुनिया की धन संपत्ति है। दुनिया के 40 लोगों के पास 50% धन संपत्ति है। और इसी तरह का कुछ उदाहरण है कि भारत के अंदर 5-10 लोगों के पास ही भारत की जो है आधे से ज़्यादा धन संपत्ति उनके पास है। तो ये बहुत ज़्यादा असमानता है और ये खतरनाक है। और पूरी आर्थिक असमानता व्यवहारिक नहीं हो सकती है। ये क्यों नहीं, इसको हम आगे समझते हैं। देखिए, पूरी असमानता व्यवहारिक क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों की मेहनत अलग अलग होती है, उनकी क्षमता अलग अलग होती है। पिछले क्वेश्चन में हमने ये समझा, शिक्षा अलग होती है, जोखिम उठाने की जो उनकी इच्छा है यानी इंटरेस्ट टू फेस रिस्क वो बिल्कुल अलग अलग होता है। इसलिए उनकी जो आमदनी यानी इनकम है वो भी अलग अलग होती है कि भाई मैं किस तरह का रिस्क वेयर कर रहा हूँ, मेरी एजुकेशन किस तरह की है, मेरी कैपेसिटी किस तरह की है और मेरी जो मेहनत है वो किस तरह की है, उससे मेरी इनकम जो है रिफ्लेक्ट करेगी। तो अगर मैं यहाँ पे ऑपोजिशन ले रहा हूँ इसका कि एक बंदा ज़्यादा मेहनत कर रहा है, एक कम मेहनत कर रहा है, एक की कैपेसिटी ज़्यादा है, एक की कैपेसिटी कम है, एक की एजुकेशन ज़्यादा है, एक की एजुकेशन कम है, और एक जोखिम उठाने के लिए ज़्यादा तैयार है, दूसरा जोखिम उठाना ही नहीं चाहता, कुछ करना ही नहीं चाहता। तो इसमें इनकम जो है, आमदनी किसकी ज़्यादा होगी? जो पॉजिटिव फेज में है, जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, जिसकी ज़्यादा कैपेसिटी है, जिसकी ज़्यादा एजुकेशन है, या जो ज़्यादा रिस्क लेने की कोशिश कर रहा है। उसको इतना नहीं मिलेगा जो कुछ करना ही नहीं चाहता या जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। तो ये जो है पूरी तरह से समानता लाना व्यवहारिक इसीलिए नहीं है क्योंकि लोग जो हैं प्राकृतिक रूप से ही और व्यवहारिक रूप से ही एक दूसरे से सक्षमता में और एजुकेशन में और बेयर टू रिस्क में अलग अलग हैं। ठीक है, तो अगर सबकी कमाई को बिल्कुल बराबर कर दिया जाए तो मेहनत करने वाला मेहनत करेगा ही नहीं, इनोवेशन करने वाला इनोवेशन करेगा ही नहीं। तो इस तरीके से ये व्यवहारिक नहीं है कि पूरी आर्थिक असमानता स्थापित की जा सके। लेकिन अब हमारा जो तर्क के अंदर दूसरा सवाल है वो क्या कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा असमानता जो है वो खतरनाक है। क्यों? जब समाज में कुछ लोग अत्यधिक धन संपत्ति के मालिक हो जाएंगे और बहुत बड़ी आबादी गरीबी, भूख, बेरोजगारी से जूझ रही हो तो इससे क्या होता है भाई, लोकतंत्र जो है कमजोर होता है। और जो गरीब, भूखे और बेरोजगार लोग होते हैं उनके पॉलिटिकल जो डिसीजंस हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करने लग जाते हैं? ये धन संपत्ति वाले व्यक्ति, जो आपको रियल लाइफ में आज हमारे देश में या गरीब देशों में देखने को आराम से मिल जाएगा। ठीक है, आप उदाहरण इसका एग्जांपल आराम से ले सकते हैं। मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो है और उसको ज़्यादा बड़ा मैं करना नहीं चाहता। तो वहीं जो बहुत ज़्यादा असमानता क्यों खतरनाक है, बहुत अधिक आर्थिक असमानता से राजनीतिक असमानता भी पैदा होती है। क्यों? अमीर लोग निर्णयों पर अधिक प्रभाव डालने का काम करते हैं जबकि गरीबों की आवाज़ जो है वो दबा दी जाती है।
इसका एग्जाम्पल यही है कि भाई 500 रुपए में, 200 रुपए में गरीब लोग अपना वोट बेचने के लिए तैयार हैं। ठीक है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन देश के लिए अच्छा काम करेगा, कौन उनके लिए अच्छा काम करेगा। उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है कि अभी इंस्टेंट उन्हें कौन पैसे दे रहा है। तो इसके लिए मैंने बिहार का एग्जाम्पल दिया था कि भाई चुनाव से जस्ट पहले जो है, चुनाव के जो मौजूदा मुख्यमंत्री थे, बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री थे, उसने 10-10 हजार रुपए किसी योजना के तहत महिलाओं के अकाउंट में भेज दिए डायरेक्टली। जैसे 10,000 रुपए उनके अकाउंट में है, वो सारे के सारा वोट जो है उसी पार्टी की तरफ ट्रांसफर हो गया, क्योंकि वो गरीब थे, वो बेरोजगार थे, वो भूखे थे, वो सब कुछ थे। क्योंकि उनको जब एक बार 10,000 मिल गया तो उन्हें ऐसा लगा कि भाई इसी को जिताना है, क्योंकि इसने पैसे दिए हैं। चाहे पिछले 5 साल में चाहे कुछ किया हो या ना किया, उससे फर्क नहीं पड़ता, आज इसने 10,000 दिए, जिता देते हैं, फिर अगली बार 10,000 और देगा। तो ये इंस्टेंट पैसा चाहिए गरीबों को। इस तरीके से जो अधिक अमीर होते हैं वो इनकी राजनीतिक जो अधिकार है उसको प्रभावित करने का काम करते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा असमानता देश के लिए खतरनाक होती है। तो संविधान और सामाजिक न्याय इस वाली जो चीजों को कैसे ठीक करने का काम करता है, इस पर भी आपको जवाब देना है कि भाई हमारा संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन, समानता और कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की दिशा में काम करने की जो है बात लिखित रूप में करता है। वो कहता है कि राज्य को कल्याणकारी होना चाहिए, सभी जो अपने नागरिक है और देश के निवासी हैं उनको समानता के साथ साथ वो सारी सुविधाएं देनी चाहिए जो बेसिक अधिकार एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार उसे देना चाहिए, उसे बढ़ने का मौका देना चाहिए, उसे अपनी क्षमता का सही इस्तेमाल करने का मौका देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि राज्य ऐसी नीतियां बनाए जो गरीबी कम करे, मूल सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सभी को उपलब्ध हो। ये संविधान और सामाजिक न्याय की अवधारणा है और बात है जो हमें संवैधानिक रूप से भी देखने को मिलती है, और एक कल्याणकारी राज्य सामाजिक न्याय की दिशा में ही काम करता है। अब भारत की आप बात करोगे तो भारत संविधान से चलने वाला देश है और सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाला देश है। वो एक वेलफेयर स्टेट है हमारा जो देश है, क्योंकि डेमोक्रेटिक है तो वेलफेयर स्टेट होना उसके लिए कंपलसरी है। तो यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी जो बेसिक सुविधा है वो हर नागरिक को कहीं ना कहीं देने की जो है सरकार अपने हिसाब से कोशिश करती है, और वो मिल पाता है या नहीं मिल पाता वो एक अलग सवाल है, लेकिन ये चीजें देने की जो है देश में कोशिश की जाती है। समय समय पर अलग अलग सरकारें अलग अलग तरीकों से इन चीजों को जो है मजबूत करने का काम करती है। वहीं आर्थिक असमानता की खाई को कम करने के और अन्य क्या उपाय हैं? एक तो संवैधानिक और सामाजिक न्याय वाला जो उपाय है वो तो है ही है, तो दूसरा क्या है, प्रगतिशील कर प्रणाली, यानी कि जो प्रोग्रेसिव जो टैक्स सिस्टम होता है जहां अमीर पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि भी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं होती हैं, शिक्षा होती है, स्वास्थ्य में निवेश होता है, ग्रामीण विकास, रोजगार गारंटी, सब्सिडी आदि से अमीरी और गरीबी की खाई को कम किया जा सकता है। ये सारे कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके सरकार जो है अमीरी और गरीबी की खाई को कम करती है। वो क्या करती है कि प्रगतिशील कर प्रणाली लगाती है, जिसमें क्या होता है जो अत्यधिक आय, ज्यादा अर्जित आय करने वाले व्यक्ति से ज्यादा कर लिया जाता है और कम आय अर्जित करने वाले व्यक्ति से कम कर लिया जाता है, या जिसकी आय बहुत ही कम है उससे कर लिया ही नहीं जाता है। तो इससे क्या होता है कि भाई उनके पैसे बचते हैं। और इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा योजना यानी सोशल सिक्योरिटी जो है स्कीम्स चलाई जाती हैं। लाइक आप उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि भाई आरोग्य योजना चलती है देश के अंदर, और आयुष्मान भारत योजना है। उसके तहत क्या होता है कि 10 लाख तक का जो है मेडिकल क्लेम या मेडिकल जो है ट्रीटमेंट 5 लाख तक का कोई भी व्यक्ति देश में करवा सकता है। गरीब व्यक्ति, बीपीएल कार्ड जिसके पास होता है उसको ये सुविधा मिलती है। इसके अलावा जो सामाजिक सुरक्षा योजना के अंदर विधवा पेंशन जोड़ सकते हैं, स्कॉलरशिप जोड़ सकते हैं, ठीक है, जो एक लेवल के बाद जो है फीमेल्स को मिलता है या विधवाओं को मिलता है, और बुजुर्ग लोगों वृद्धा पेंशन भी होती है जो बुजुर्ग लोगों को मिलता है। इसके अलावा शिक्षा में क्या होता है, फ्री एजुकेशन, और एजुकेशन में फिर स्कॉलरशिप और इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो आर्थिक समानता को, असमानता को खत्म करने का काम करते हैं। स्वास्थ्य में निवेश, यानी कि गवर्नमेंट अगर हेल्थ में निवेश करती है, इससे भी क्या होता है कि भी जब एक गरीब व्यक्ति फ्री की स्वास्थ्य सेवा लेता है तो वो अपने शरीर को जो है स्वस्थ रखने का काम करता है,
और इससे उसके पैसे बचते हैं और वो समाज के लिए और अपने लिए काम करने का काम करता है। और ग्रामीण विकास करके भी आर्थिक असमानता को कम किया जा सकता है। रोजगार की गारंटी देकर के असमानता को कम किया जा सकता है और कई लेवल पर सब्सिडी देकर किन लोगों को, जो सक्षम लोग नहीं है, उनको सब्सिडी देकर भी अमीरी गरीबी की खाई को खत्म किया जा सकता है। सब्सिडी के लिए एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं कि गैस सिलेंडर के मामले में एक उज्ज्वला योजना चली थी। उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारकों को जो है, जिन्होंने आज तक गैस सिलेंडर यूज नहीं किया था, उनको फर्स्ट टाइम गैस फ्री में दिया गया था। तो ये सब्सिडी के तहत ही और केंद्र सरकार द्वारा दिया गया था, देश की सरकार के द्वारा दिया गया था, ताकि वो लोग भी जो है गैस पे खाना बना सके और उनके ऊपर आर्थिक बर्डन ना पड़े। तो ये सकारात्मक समानता और सामाजिक न्याय की दिशा के लिए कुछ कदम है जो सरकार उठाती भी है और उठाने भी चाहिए। इसी से क्या होता है कि आर्थिक असमानता की खाई जो है वो कम हो सकती है। निष्कर्ष में क्या लिख सकते हो फिर आप, वही जो तर्क है वहां पे दिया गया कि पूरी आर्थिक समानता जरूरी नहीं है कि खत्म हो, पर अत्यधिक असमानता जो है को कम करना बहुत जरूरी है, ताकि हर नागरिक सम्मानजनक जीवन जी सके और लोकतंत्र सच में सबके लिए बराबर तरीके से काम कर सके। तो इस तरीके से ये दूसरे सवाल का जवाब है और इसको भी मैंने 3 स्लाइड में देने का काम किया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 बाय 1 और मैं इसको क्लीन कर देता हूं, तो आपको स्क्रीनशॉट लेके खुद समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आंसर जो है फ्रेम किया है। आप भी इस तरीके से आंसर फ्रेम करें। आपका इस तरीके से जब आंसर फ्रेम करेंगे तो आपके क्वेश्चन के जो आंसर की जो डिटेलिंग होगी ना, उसको देख के टीचर बहुत खुश हो जाएगा, एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा। भले ही आप पॉइंट को छोटा रखें, क्रिस्पी रखें, लेकिन आंसर को इसी तरीके से समझाने की कोशिश करें ताकि जो सवाल का जो भावना है वो आंसर में प्रकट हो सके। जब सवाल की जो भावना प्रकट हो जाती है तो वो नंबर देने में किसी को भी जो है दुख नहीं होता। चलिए अब तीसरे सवाल का जवाब देते हैं, प्रश्न का उत्तर देते हैं। प्रश्न क्या है, नीचे दी गई अवधारणाएं इधर दी गई हैं और उनके सही उदाहरण जो हैं वो मिलाने हैं। उदाहरण नहीं दिए, 3 अवधारणाएं दी गई हैं। एक, संरचनात्मक कार्रवाई क्या होती है, वो किस उदाहरण से मैच करता है। दूसरा, अवसर की समानता। तीसरा, समान अधिकार यानी कि अफर्मेटिव एक्शन और इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल राइट्स। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को, अवधारणाएं जो है ये, उनको उनके उदाहरण के साथ मिलाना है। अब कौन कौन उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार है। अब प्रत्येक वयस्क नागरिक यानी जो भी 18+ हो जाता है यानी वयस्क हो जाता है कानूनी रूप से, उसे वोट देने का राइट है। अब वो इन तीनों में से किस अवधारणा के लिए बेस्ट है वो हमें पता करना है। बैंक वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज की ऊंची दर देते हैं, वो किस में आता है। और प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे सीधे तौर पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ देखो समानता यहाँ दिख रही है। प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार है, प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार है। तो ये क्या बात कर रहा है, समान अधिकार की बात कर रहा है, एक प्रकार के, किसी में भेदभाव करने की बात नहीं कर रहा है। तो ये पॉलिटिकल राइट जो है ये समान अधिकार की बात कर रहा है। बैंक वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज की ऊंची दरें देता है, मतलब उनको जो रेट्स है, इंटरेस्ट रेट वो ज़्यादा देता है। तो यहाँ पे हमें अफर्मेटिव एक्शन देखने को मिलता है जो बुजुर्गों के लिए किया जा रहा है ताकि उनको आर्थिक लाभ ज़्यादा मिल सके। प्रत्येक बच्चे को, हर एक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी जो है अपॉर्चुनिटी गेन कर सके। ये अवसर की समानता का बेस्ट उदाहरण है। तो तीनों उदाहरण का मिलान तो मैंने कर दिया, अब इसको डिटेल में समझते हैं जल्दी। पहला क्या, जो अवधारणा क्या थी भाई, संरचनात्मक कार्रवाई क्या होती है। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि संरचनात्मक कार्रवाई होती क्या है। ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेनेशन वाली डिटेल वीडियो में आपको बताया, लेकिन फिर भी बताना मेरा फर्ज है और मैं बता रहा हूँ, आपका समझना फर्ज है, समझ लीजिए। तो अफर्मेटिव एक्शन यानी संरचनात्मक कार्रवाई का मतलब क्या होता है कि ऐसी नीतियां या कदम, स्टेप्स जो समाज की संरचना में सुधार लाए ताकि जो असमानता है यानी इनइक्वालिटी है वो कम हो सके। तो इसमें क्या है भाई, सही मिलान क्या है कि संरचनात्मक कार्रवाई मिलती कैसे, बैंक वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज की ऊंची जो है इंटरेस्ट रेट देता है।
ये अफर्मेटिव एक्शन है। इससे क्या होता है, ये एक ऐसी नीति कदम है जिसमें समाज की संरचना में सुधार आ रहा है। किस तरीके से, बुजुर्ग लोग अक्सर जो है क्या करते हैं, कम कमाते हैं, उनके पास इनकम सोर्स कम हो जाते हैं, पर मेडिकल एक्सपेंसेस उनके और अदर एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसलिए बैंक उन्हें अतिरिक्त ब्याज दर देते हैं, उनकी जो आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हो सके, उनको थोड़ा ज़्यादा ब्याज मिलता है बाकियों के मुकाबले, ताकि जो उनके जो है इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बाकी लोगों के मुकाबले बेहतर हो सके। ये एक नीतिगत और संरचनात्मक कदम है, एक विशेष समूह यानी वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में लिया गया। इसी को अफर्मेटिव एक्शन यानी संरचनात्मक कार्रवाई कहते हैं। तो आपको अवधारणा की परिभाषा भी समझ आ गई और आपको उदाहरण भी समझ आ गया कि कौन सा इससे मैच करता है। अगले पे चलते हैं। अवसर की समानता, यानी अवसर की समानता होती क्या है। अवसर की समानता का मतलब है सभी लोगों को अपनी क्षमता प्रतिभा दिखाने का बराबर मौका मिले, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, वंश, स्थान से बिलोंग करते हो, कोई कहीं से भी हो, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। किस चीज के लिए, अपनी क्षमता और प्रतिभा को दिखाने के लिए, उभारने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि भाई अवसर की समानता में प्रत्येक बच्चे को जब निःशुल्क शिक्षा मिलेगी तो वो प्रत्येक बच्चे अपनी क्षमता और प्रतिभा को जो है बराबर रूप से उभार सकते हैं, निखार सकते हैं, दिखा सकते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, ऊंची जाति का हो, नीची भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, यानी पुरुष हो या महिला हो, किसी भी वर्ग का हो, जो उसके जो कैटेगरी है किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी स्थान से बिलोंग करता हो, या शहर में रहता हो या गांव में रहता हो, पहाड़ में रहता हो या स्थल पे रहता हो, जमीन पे रहता हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सभी को जब प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, तो ये अवसर की समानता की यहाँ पे बात करता है। अब इसका कारण क्या है, अगर शिक्षा मुफ्त सबके लिए उपलब्ध होगी तो गरीब और अमीर दोनों बच्चों को एक समान अवसर मिलेगा, जिससे अवसर शुरू होगा यहाँ पे। तो ये व्यवस्था असमानता को कम करने के लिए जरूरी है, कम करने का काम करती है, और सभी के लिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी अवसर की समानता को मजबूत करने का काम करती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई अवसर की जो समानता है उसका मिलान जो होता है तीसरे उदाहरण से होता है। अब अगले लास्ट वाले पे चलते हैं। जो समान अधिकार यानी इक्वल राइट की बात करते हैं। समान अधिकार का मतलब क्या होता है, सभी नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का जो है लाभ जो है वो बराबर रूप से मिले, किसी के साथ कम किसी के साथ ज्यादा नहीं, बराबर। तो यहाँ पे सही मिलान क्या है कि भाई प्रत्येक वयस्क व्यक्ति या नागरिक को मत देने का अगर अधिकार दिया जा रहा है तो यहाँ समान अधिकार की जो है पूर्ति की जा रही है। अब इसका कारण क्या है, ये दिखा दे कि 18 वर्ष से ऊपर सभी नागरिक, 18 वर्ष से ऊपर यानी वयस्क नागरिक जो हो गए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी धर्म जाति का हो, सबको बराबर वोट देने का अधिकार है। सबके पास एक ही वोट का अधिकार है, एक चुनाव एक वोट। तो ठीक है, तो ये इक्वल सिटीजनशिप यानी कि समान नागरिकता और इक्वल पॉलिटिकल राइट की सीधी मिसाल है, यानी कि समान राजनीतिक अधिकार की सीधी बात यहाँ पे समान अधिकार के अंदर ये जो उदाहरण है वो करने का काम करता है। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। उम्मीद है आपको भी मेरा बनाया गया जवाब जो है समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि कुछ भी आपसे मुझसे छूट गया है आपको समझाने में तो मैं उसे समझाऊं, या आपको लगता है कि मेरे सवाल में कोई कमी है और उदाहरण मैंने गलत मैच किए हैं तो उसे भी प्लीज़ करेक्ट करने का काम आप जरूर करें कमेंट के माध्यम से। फिलहाल हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं और समझते हैं किसानों की समस्या। ये चौथा क्वेश्चन कहता क्या है पहले से पढ़ लीजिए। किसानों की समस्या पर बनी एक सरकारी रिपोर्ट। एक सरकारी रिपोर्ट किस पे बनी है, किसानों की समस्या पे बनी है। उसके अनुसार छोटे और सीमांत किसानों को बाजार से अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता है, यानी छोटे और सीमांत किसान जो हैं जिनके पास ज़मीन कम है, ऐसे किसानों के पास जो है उनको जो पैदा करते हैं, जो भी वो उपज उगाते हैं, जो भी अनाज उत्पन्न करते हैं, उनका ना सही दाम उनको नहीं मिल पाता है। ये एक सरकारी रिपोर्ट के अंदर बात कही गई है। रिपोर्ट में फिर सॉल्यूशन भी दिया गया है कि सरकार को बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए
हस्तक्षेप करना चाहिए, यानी कि उनको उचित मूल्य मिले, इसलिए गवर्नमेंट को ना इंटरवीन करना चाहिए इस प्रोसेस के अंदर। लेकिन यह प्रयास केवल छोटे सीमांत किसानों तक ही सीमित होना चाहिए, यानी कि जो भी हस्तक्षेप सरकार करेगी वो ध्यान रखे कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए ही करे, क्योंकि उन्हीं को जो है उनकी उपज का जो उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो अब एंड में क्या कहते हैं भाई, क्या यह सुझाव समानता के सिद्धांत के अनुरूप है, यानी समानता के सिद्धांत का ये पालन करने का काम करता है, जिसमें बात क्या कह रही कि भाई सिर्फ किस पे ध्यान देना है, छोटे और सीमांत किसान पे ध्यान दो क्योंकि वो कम कमा रहे हैं। तो क्या ये समानता के सिद्धांत को लागू करने का काम करता है, तो इसी को हम समझेंगे। देखिए अगर सही मायने में आप देखो तो यहाँ पे जब हम पूरे समूह से अगर कुछ लोगों के लिए काम करते हैं तो समानता यहाँ पे प्रभावित होती है, क्योंकि यहाँ पे भाई अगर सरकार को हस्तक्षेप करना है तो सबके लिए करे ना, लेकिन सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों के लिए करा जा रहा है। तो यहाँ पे हम अब समानता के एक स्पेशल फीचर के बारे में इस सवाल के अंदर आपको समझाने का काम करना है, जो मैंने किया है। अब वो समानता का स्पेशल फीचर क्या है, चलिए समझते हैं। उत्तर देते समय आपको बताने का है, यहाँ सुझाव यह है कि मतलब रिपोर्ट के अंदर कि केवल छोटे और सीमांत किसानों को ही बेहतर मूल्य दिलाने के लिए मदद करना है, ना कि सभी किसानों को या बड़े किसानों को। ठीक है, सरकारों को किन पे ध्यान देना है, छोटे और सीमांत किसानों पे। यह सुझाव जो है समानता के सिद्धांत के अनुरूप है। अब अनुरूप है लेकिन ये समानता का पालन नहीं कर रहा है, लेकिन समानता के ही जैसा है, अनुरूप है। कैसे है, क्योंकि यह औपचारिक समानता यानी फॉर्मल इक्वालिटी, यानी सबको एक जैसा मान लेने के बजाय क्या करता है, ये वास्तविक समानता और सामाजिक न्याय को महत्व देने का काम करता है, यानी रियल इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस को इंपॉर्टेंट देने का यहाँ पे काम किया जा रहा है। क्योंकि जो अमीर किसान है वो तो ऑलरेडी अमीर है, लेकिन बेचारे छोटे और सीमांत किसान हैं, वो जो उपज उगा रहे हैं ना तो उनको बराबर मूल्य मिल रहा है ना सही मूल्य मिल रहा है। इससे क्या हो रहा है कि भाई वो ऑलरेडी गरीब है और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे जब उन्हें उचित मूल्य नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, औपचारिक समानता, जो हम औपचारिक फॉर्मल रूप से हम बोलते हैं कि भाई सब लोग बराबर हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहा है। ये फॉलो किसको कर रहा है, वास्तविक समानता और सामाजिक न्याय को। और यही एक स्पेशल जो है फीचर है इक्वालिटी का, जिसे आपको समझना है, और इसे मैंने डिटेल में समझाया बाकी कॉन्सेप्ट की तरह भी। अब हम इसके तर्क को समझते हैं कि भाई ऐसी बात जो मैं अगर कह रहा हूँ या आंसर में दे रहा हूँ कि भाई जो है व्यवहार जो है वास्तविक होना चाहिए और सामाजिक न्याय के समक्ष होना चाहिए, वो क्यों होना चाहिए, और सामाजिक न्याय को महत्व देने वाली जो है रिपोर्ट वो बात क्यों कह रही है, वो इसलिए कह रही है। तो इसके कुछ 3 मेजर पॉइंट है, उसको ध्यान में रख के ये बात की जा रही है। देखिए असमान स्थिति में जो है समान व्यवहार जो है वो न्याय संगत नहीं हो पाएगा। अगर जब 2 व्यक्ति अलग अलग कंडीशन में, एक अमीर है और एक गरीब है, और दोनों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे, तो यहाँ इक्वालिटी का राइट जो है वो वायलेट होगा, ना कि प्रिवेल होगा। क्यों, जब हमने इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर जब हमने इक्वालिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो वहाँ मैंने एक असाधारण जो है परिभाषा दी थी। वहाँ वो क्या बताया था मैंने कि भाई समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार, यानी कि इक्वल ट्रीटमेंट विद इक्वल्स एंड अनइक्वल ट्रीटमेंट विद अनइक्वल्स, यानी जो लोग एक जैसे हैं उनके साथ एक जैसा व्यवहार करो, जो लोग असमान हैं जिनकी कंडीशन में फेरबदल है उनके साथ असमान व्यवहार करो। और वही यहाँ हो रहा है। अब कैसे हो रहा है, देखिए कि छोटे और सीमांत किसान आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, लेकिन जो बड़े किसान होते हैं उनके पास जमीन ज़्यादा होती है और छोटे के पास ज़मीन कम होती है, पूंजी कम होती है, बाजार की जो है जानकारी उनके पास कम होती है क्योंकि वो अनएजुकेटेड भी होते हैं। लेकिन ये जो है बड़े, इनके पास संसाधन भी ज़्यादा होता है, भंडारण भी ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा उपज करते हैं, उनको ज़्यादा स्टोर करते हैं, उनके पास ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादा होता है, परिवहन, और जो सौदेबाजी यानी कि नेगोशिएशन करने की जो पावर भी है इनके पास किस ज़्यादा होती है, किनके पास, बड़े किसानों के पास। इसलिए जो है ये बाजार से बेहतर मूल्य प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन जो छोटे और सीमांत किसान हैं वो बाजार से बेहतर मूल्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो वो बाजार से बेहतर मूल्य प्राप्त कर पाएं, इसी के रिगार्डिंग जो है
सुझाव दिया गया है कि सरकार को नीति बनानी है ताकि छोटे और सीमांत किसान भी बाजार से अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें। जब बड़े किसान ऑलरेडी उचित मूल्य प्राप्त कर पा रहे तो उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ध्यान उन पे देना है जिनको जरूरत है। तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, न्यायपूर्ण समानता यहाँ पे अप्लाई होगी, यानी जस्ट इक्वालिटी। समानता का सही अर्थ केवल सबके साथ एक जैसे व्यवहार नहीं, बल्कि आसमान लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना भी जरूरी है। यहाँ पे इनइक्वल लोगों के साथ जो है इनइक्वालिटी भी हो रही थी, उनके राइट इनफ्रिंज हो रहे थे, यानी हनन हो रहा था। क्यों भाई, उनको भी तो उचित मूल्य पाने का अधिकार है ना, तो उनको क्यों नहीं मिल रहा था। तो अब यहाँ न्याय देने की बात हो रही है, तो वास्तविक न्याय यही जो है प्रिवेल होगा। तो अब इसमें क्या है कि जब कोई वर्ग अधिक कमजोर हो, जो कि यहाँ पे किसान दिखाया जा रहा है, तो राज्य उनके पक्ष में विशेष कदम उठाने पड़ते हैं। राज्य को स्पेशल स्टेप्स लेना पड़ता है, जैसे सब्सिडी देना उनको, या न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी डिसाइड करना, या उनके कर्ज को माफ कर देना, या सहकारी समिति आदि का गठन करना। कोऑपरेटिव जो कमेटीज होती हैं उनका गठन करना है। यह सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की सोच से जुड़ा हुआ विचार होता है। और इसमें क्या होता है, उन लोगों का भला होता है जिनके साथ अन्याय हो रहा होता है। और रिपोर्ट के मुताबिक किनके साथ अन्याय हो रहा है, जैसे कि हमने देखा कि छोटे और सीमांत किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। तो तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, वो क्या दिखाते हैं भाई, संविधान और निर्देशात्मक सिद्धांत। संविधान और निर्देशात्मक सिद्धांत जो हमारे संविधान के ही हैं, अंदर है नीति निर्देशक तत्व, यानी कि हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व राज्य को ये निर्देश देने का काम करते हैं कि वह आर्थिक असमानता को कम करे। यानी कि जो आर्थिक रूप से जो असमानताएं समाज में फैली हुई है, जिसको हमने तीसरे क्वेश्चन में समझने की कोशिश की थी, दूसरे क्वेश्चन में समझने की कोशिश की थी, उसको दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है, राज्य की है। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है, संविधान के नीति निर्देशक तत्व में लिखा हुआ है। जब हम अगली बुक, संविधान वाली बुक, भारतीय संविधान वाली बुक पढ़ेंगे, तो इस बात को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, तब अच्छे से आप कोरिलेट कर पाएंगे, यानी कि संबंध स्थापित कर पाएंगे। तो क्या हमारे भारतीय संविधान में के नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य को निर्देश देते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि वो आर्थिक असमानता को कम करे और कमजोर वर्गों को विशेष सुरक्षा प्रदान करे, जिससे कि कमजोर वर्ग है और कमजोर ना हो जाए, थोड़ा वो सक्षम हो जाए। ठीक है, तो छोटे और सीमांत किसानों को विशेष मदद देना इसी कदम में से एक है। किस कदम में से एक है, नीति निर्देशक सिद्धांत को फॉलो करने वाली बात होती है। तो इस 3 तरीकों से हम अपने तर्क को जो है स्थापित कर सकते हैं कि जो रिपोर्ट कह रही है वो सही कह रही है, वो सही कार्य करने की जो है सुझाव दे रही है। इसलिए सरकार द्वारा छोटे सीमांत किसानों के लिए विशेष हस्तक्षेप का सुझाव समानता के सिद्धांत के अनुरूप है, वो उसका हनन नहीं कर रहा है, क्योंकि यह सामाजिक न्याय, वास्तविक समानता को बढ़ावा देता है, ना कि केवल सतही जो सरफेस पर इक्वालिटी हम देखने की बात करते हैं कि सबको एक जैसा मान लो, उसको औपचारिक फॉर्मल इक्वालिटी को दूर करके। तो इस तरीके से आप निष्कर्ष भी लिखेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर, तो आपका क्वेश्चन की स्टार्टिंग के साथ एंडिंग जो होगी वो बहुत सॉलिड होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये जो मेरे आंसर देने का पैटर्न है वो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो एक कमेंट में हार्ट जो है डाल सकते हैं। बाकी कोई सुझाव हो तो सुझाव भी आप मुझे दे सकते हैं। फिलहाल 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने कुछ 4 पॉइंट्स दे रखे हैं हमें, 1 2 3 4। पहले हम ऊपर पढ़ते हैं क्या कहना चाहते हैं। निम्नलिखित में से किस में समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है और क्यों। बेसिकली हमें 4 पॉइंट पढ़ने, और इस 4 पॉइंट में किस पॉइंट में जो समानता यानी इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है वो इन्फ्रिंज हो रहा है, यानी कि उसका हनन हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है, ये हमें समझना है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। कक्षा का हर बच्चा नाटक का पाठ अपने क्रम आने पर पढ़ेगा। यानी कि जो कोई नाटक हो रहा है किसी क्लास के अंदर, तो उस नाटक में जो है बच्चे अपना एक्ट कर रहे हैं, और एक्ट कब कर रहे हैं, जब उनका नंबर आ रहा है, सीरियल नंबर से उनको लगाया गया है, और जैसे ही नंबर आएगा वो अपना एक्ट करेगा। तो ये इधर बिल्कुल भी कोई समानता के सिद्धांत का हनन नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्यों नहीं हुआ है डिटेल में बताऊंगा। दूसरा पढ़ते हैं। कनाडा सरकार ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध की एंडिंग के बाद, समाप्ति से 1960 तक
यानी दूसरा विश्व युद्ध जब एंड हुआ था, यानी 1945 की बात कर रहा है, से लेकर 1960 तक यूरोप के, ये के है, इसको के लेना, ठीक है, यूरोप के श्वेत नागरिकों यानी वाइट जो सिटीजन्स हैं उनको कनाडा में आने और बसने के लिए प्रोत्साहित किया। अब कनाडा सरकार ने दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से लेकर 1960 तक यूरोप के वाइट सिटीजन्स को कनाडा आने और बसने के लिए प्रोत्साहित किया। तो भाई सीधे तौर पे कह रहा हूँ, यहाँ पे रंग के आधार पे भेदभाव हो रहा है, तो ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है। इसको भी डिटेल में समझेंगे सीधे तौर पे, क्योंकि ये सिर्फ सफेद लोगों को बुला रहा है भाई, जो अश्वेत लोग हैं उनको बुलाने में क्या दिक्कत है। तो यहाँ रंग भेदभाव हो रहा है, और तो ये रंग भेदभाव क्या है, तो यह असमानता के सिद्धांत का सरासर उल्लंघन है। तीसरा क्या है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से रेलवे आरक्षण की एक खिड़की खोली गई। अभी जस्ट हमने पीछे जिस क्वेश्चन का आंसर दिया था उसमें हमने ये सोचा था, ये जो है सामाजिक न्याय वाली बात है, ये विशेष जो है न्याय वाली बात है। तो विशेष अगर खिड़की खोली गई है किसी ऐसी कैटेगरी के लिए जो 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 पीड़ित है, जो कमजोर है, जो पिछड़ा है, तो वो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि उनको समानता की श्रेणी में लाने के लिए ऐसा काम किया जाता है। तो ये जो समानता के सिद्धांत का ये उल्लंघन नहीं करता है, तो इसको भी हम डिटेल में आगे समझेंगे। फिलहाल ये गलत नहीं है, इसको ध्यान में रखना। कुछ वन क्षेत्रों को निश्चित आदिवासी समूह के लिए आरक्षित कर दिया गया। जो फॉरेस्ट एरिया है उसको सर्टन जो आदिवासी जो कम्युनिटीज हैं उनके लिए रिजर्व कर दिया गया है। तो ये भी जो है समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है इसको। तो यहाँ पे बेसिकली 3 जो पॉइंट हैं वो उल्लंघन नहीं करते समानता के सिद्धांत का, 1 पॉइंट उल्लंघन कर रहा है, और जो नहीं करते हैं वो क्यों नहीं करते हैं, जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, इसको भी हम समझेंगे। तो देखिए एक एक करके मैंने समझाने की कोशिश की है। कक्षा का हर बच्चा नाटक का पाठ करना अपने कर्म से करेगा, तो नहीं, ये समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होता है। यही बात मैंने आपको समझाई। क्यों नहीं होता है, यहाँ हर बच्चा नाटक का पाठ पढ़ेगा, सबको अधिकार मिला है, अपनी जो क्षमता दिखाने का कैपेबिलिटी सबको मौका मिला है, और सबका कर्म जो है समान नियम से तय हुआ होगा कि कौन कौन से नंबर पे आएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी बच्चे को उसकी जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति, भाषा आदि के आधार पर अगर अलग एक्ट या अलग कर्म दिया जाए तो वो जो है समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। लेकिन जिस तरीके से लाइन लिखी हुई है यहाँ पे कि भैया हर बच्चे को नाटक करना है, वो अपने सीरियल नंबर के हिसाब से करेंगे, तो वो उल्लंघन नहीं है। लेकिन इन चीज़ों के आधार पे अगर कर्म निर्धारित होता है, एक्ट निर्धारित होता है, तब वो समानता के अधिकार का उल्लंघन करने का काम करता है। इसका मतलब है कि अवसर की समानता का पालन यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि सबको मौका मिल रहा है, सभी को कक्षा में भाग लेने और अपनी क्षमता दिखाने का बराबर मौका मिल रहा है। इसलिए ये उदाहरण समानता के सिद्धांत के अनुकूल है, अनुरूप है, ये उसका उल्लंघन नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कनाडा वाला जो उल्लंघन करता है मैंने बताया था, उसको समझते हैं। कनाडा सरकार ने दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से 1960 तक सफेद लोगों को बोला, आ जाओ भाई, आ जाओ, बस जाओ, हमारा देश खाली है, तुम्हें ही तो हम चाहते हैं, तुम और गोरे हो, हमारे देश को गोरा करोगे, ऐसी बात कर रहे हैं। तो ये रंग भेदभाव कर रहे हैं। हाँ, ये समानता के सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है। कौन से सिद्धांत का और क्यों उल्लंघन कर रहा है, इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ कनाडा सरकार ने श्वेत यूरोप नागरिकों को खास तौर पर प्रोत्साहित किया, यानी रंग और नस्ल के आधार पर यहाँ पे फेवर दिया जा रहा है किसको, श्वेत नागरिकों को। तो ये अगर एक को फेवर दे रहे हैं तो दूसरे के साथ ये उल्लंघन कर रहे हैं, उनके अधिकारों का जो उल्लंघन कर रहे हैं। तो किसी देश में प्रवास यानी इमिग्रेशन की नीति अगर केवल एक नस्ल या रंग के लोगों को प्राथमिकता दे और दूसरों को ना दे, तो ये नस्लीय भेदभाव होता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हम इसे कहते हैं। तो समान अधिकार, इक्वल राइट्स और समानता का सिद्धांत कहता है कि कानून और नीतियों में लोगों के साथ रंग, नस्ल, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। इस उदाहरण में नीति जो है रंग, नस्ल, समानता के खिलाफ है, इसलिए यह समानता के सिद्धांत का पूरी तरीके से उल्लंघन करने का काम 1945 से लेकर 1960 के दशक में कनाडा की सरकार ने किया था। ठीक है, तो इसको आप समझ गए। अब थर्ड पॉइंट था कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से रेलवे आरक्षण की खिड़की खोली गई। एक ऐसा विंडो खोला गया जिसमें सिर्फ वरिष्ठ नागरिक लगेंगे। तो ये क्या समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है? नहीं, ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है, बल्कि यह न्यायपूर्ण समानता का उदाहरण देने की बात करता है। और यही बात अभी हमने पिछले क्वेश्चन में समझी थी। वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन जो होते हैं शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, लंबी लाइन में खड़े रहना या जल्दी काम करना उनके लिए कठिन
हो सकता है, ज़्यादा काम करना उनके लिए कठिन हो सकता है। तो इसमें क्या है कि रेलवे ने उनके लिए अलग से एक खिड़की खोल दी और उन्हें सुविधा दी ताकि वे आसानी से अपनी टिकट कटवा सके। यह व्यवस्था समानता को तोड़ने का नहीं बल्कि कमजोर वर्ग को अतिरिक्त मदद देकर उन्हें व्यवहारिक रूप से बराबरी में लाने का काम करता है ताकि कमजोर से कमजोर व्यक्ति अपने अधिकार को प्राप्त कर सके। ऐसे कदम को हम संरचनात्मक कार्रवाई यानी अफर्मेटिव एक्शन या विशेष सुविधा कहते हैं, जो सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय और न्यायपूर्ण समानता के अनुरूप यानी पक्ष में होता है। तो इस तरीके से थर्ड पॉइंट बिल्कुल भी जो है समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। चौथा है, कुछ वन क्षेत्रों को निश्चित आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित कर दिया गया, तो ये भी समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता। ये बात मैंने शुरू में भी आपको बताई थी, बल्कि ये न्यायपूर्ण समानता और सामाजिक न्याय का उदाहरण है। ये भी एक तरीके से जो जस्ट इक्वालिटी का जो है एग्जाम्पल है। कैसे है? आदिवासी समुदाय का जीवन जो है वो जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों से गहरा उनका जो है नाता जुड़ा हुआ होता है और यह उनकी संस्कृति का पहचान भी होता है। क्या पहचान होता है? जो वन क्षेत्र है वो आदिवासी संस्कृति का पहचान होता है और उनकी आजीविका यानी भरण पोषण का भी आधार जो है वन क्षेत्रों से जुड़ा होता है। जब कुछ वन क्षेत्रों को उनके लिए आरक्षित किया जाता है तो उन्हें बेहतर सुरक्षा और अधिकार की गारंटी देने के लिए ये किया जाता है, ना कि अन्य नागरिकों के साथ अन्याय करने के लिए किया जाता है। जब उन्हें आदिवासियों को वन क्षेत्र जो है आरक्षित किया गया तो उससे क्या होगा भाई, वो अपनी संस्कृति बरकरार रख पाएंगे, वो अपनी आजीविका सुरक्षित रख पाएंगे और प्राकृतिक संसाधनों का वो लाभ ले पाएंगे जो वो लेते हुए आ रहे हैं। तो यह नीति ऐतिहासिक रूप से वंचित और कमजोर समुदाय को संरक्षण देने का काम करती है। वो कौन है? वो है आदिवासी समुदाय। यानी विशेष जरूरत के लिए सिद्धांत यानी नीड बेस्ड जस्टिस यहाँ अप्लाई होती है और संरचनात्मक कार्रवाई की भी ये मिसाल है। इस तरह की आरक्षण नीति का उद्देश्य आदिवासियों को कमजोर स्थिति से निकालकर वास्तविक समानता के करीब लाने के लिए ऐसा काम किया जाता है, ना कि उन्हें उनके घर को उजाड़ के पूरा जंगल उनसे छीन के उनको बेघर करना जो है इस तरह जो है गलत हो जाएगा। और इस तरह के आजकल हमें आप न्यूज़ वगैरह देख सकते हो, अंडमान प्रोजेक्ट, सॉरी निकोबार प्रोजेक्ट आप थोड़ा पढ़िए तब आपको इस वाले पॉइंट के बारे में ज़्यादा समझ आएगा कि निकोबार प्रोजेक्ट है क्या। वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट कार्य होने वाले हैं जिसकी वजह से जो वहाँ के जो मूल आदिवासी निवासी हैं उन्हें बेघर होना पड़ सकता है। सरकार उन्हें आश्वासन दे रही है कि नहीं आपको बेघर होना नहीं पड़ेगा, तो ये उन्हें डर भी है और उन्हें आश्वासन भी मिल रहा है। तो सरकार जो है डेवलपमेंट भी करेगी और उन्हें उनसे दूर भी नहीं करेगी, जंगलों से उनके जो आजीविका के जो संसाधन है, उनकी जो संस्कृति है। तो इस तरह की कार्रवाई जो होती है वो सकारात्मक कार्रवाई होती है और जो विशेष जरूरतों के सिद्धांत पे आधारित कार्रवाई होती है और ये जो है समानता सामाजिक न्याय भी स्थापित करने का ये काम करती है। इस तरीके से जो हमारा 5वां क्वेश्चन का आंसर भी है वो क्लियर हो जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हाँ, ये जो बात मैंने शुरू में आपको बताई थी वही है। फिलहाल हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई कि ये भी कुछ 4 पॉइंटें दे रहा है और इस 4 पॉइंट को समझाने का मेरा काम है, आपको उम्मीद है आपको समझ आएगा। तो यहाँ कह रहा है ये महिलाओं से आधारित सवाल है। यहाँ महिलाओं को मत अधिकार देने के पक्ष में कुछ तर्क दिए गए कि महिलाएं मत यानी वोट दे सकती है, उनके अधिकार से दिए गए कुछ पक्ष हैं। इनमें से कौन से तर्क समानता के विचार से जुड़े हैं? कारण सही बताइए, कारण सही तो बताइए या लिखिए। तो यानी महिलाओं की वोटिंग राइट से जुड़ा हुआ जो है कुछ तर्क है। अब तर्क क्या है भी कि स्त्रियां हमारी माताएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। हम अपनी माताओं को मत अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये पॉइंट है कि हमें अपनी माताओं को मत अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। अगर माता नहीं होती तो वंचित कर देते, जो माता नहीं है उनका क्या? ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा पॉइंट है, इसको हम समझेंगे कैसे। मैंने एक्सप्लेन किया आपको दिखाऊंगा। सरकार के निर्णय पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी प्रभावित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जो भी निर्णय जो गवर्नमेंट लेती है वो सबको प्रभावित करती है, हर एक वर्ग को प्रभावित करती है, बच्चों को भी प्रभावित करती है, बूढ़ों को भी प्रभावित करती है। तो महिला और पुरुष को तो करती ही करती है, लिंग नहीं देखती है जो नीतियां होती हैं। इसलिए चुनाव में स्त्रियों का भी मत होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल ये सही बात है। ठीक है, तो ये मत बहुत अच्छा मत है। स्त्रियों को मत अधिकार ना देने से परिवार में मतभेद पैदा होंगे। स्त्रियों को मत अधिकार यानी वोटिंग राइट ना देने से
परिवारों में मतभेद पैदा होंगे, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। स्त्रियां माताएं हैं, कैसी कैसी लाइन लिख रखी है सवाल के अंदर, कोई बात नहीं, समझा है, मैंने समझाऊंगा आपको। स्त्रियों से मिलकर एक अखंड संसार बनता है, बिल्कुल। जब तक पुरुष और स्त्री मिलेंगे नहीं, एक कंप्लीट जो है जो वर्ल्ड व्यू नहीं बन पाएगा, तो वोटिंग राइट से वंचित करने से लंबे समय तक उन्हें दबाकर नहीं रखा जा सकता, बिल्कुल। क्योंकि जब फीमेल और मेल बनेंगे, आपस में आएंगे, तभी एक कंप्लीट जो है वर्ल्ड बन पाएगा। तो जब अगर मेल के पास राइट है तो फीमेल को भी राइट देना जरूरी है। तो ये जो 2 पॉइंट है ख और घ थोड़े मुझे सॉलिड लगे, और बाकी 2 क्यों नहीं लग रहे हैं वो मैं एग्जांपल में देखूंगा। हाँ देखिए, ख जो है सरकार के निर्णय पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए चुनाव में स्त्रियों को भी मत देना चाहिए, स्त्रियों का भी मत होना चाहिए। हाँ, ये तर्क सीधे सीधे समानता और बराबर नागरिकता यानी इक्वल सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ है। क्योंकि भाई यहाँ पे इक्वल सिटीजनशिप में कोई अगर जेंडर देखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, वो समानता के अधिकार का हनन हो जाएगा। जब सरकार के फैसले महिलाओं पर भी असर डालते हैं, तो उन्हें भी उन फैसलों को तय करने वाले लोकतांत्रिक प्रक्रिया यानी चुनाव में बराबर भागीदारी मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और यही बात घ में भी कही गई है, जो मैंने ख में आपको समझाई है। लोकतंत्र में सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार देने की समानता का मूल सिद्धांत जो है लागू होता है। तो यहाँ आप स्त्री पुरुष देख ही नहीं सकते, अगर जो भी वयस्क है उसको मत देने का अधिकार है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो। तो ये ख वाला बहुत सॉलिड पॉइंट है जो आंसर से मेल खाता है। घ, हाँ देखिए दूसरा पॉइंट मैंने खा लिया। स्त्रियों से मिलकर एक अखंड संसार बनता है। मत अधिकार वोटिंग राइट से वंचित करने से लंबे समय तक उन्हें दबाकर नहीं रखा जा सकता, बिल्कुल नहीं रखा जा सकता, जब तक अगर हमें कंप्लीट वर्ल्ड बनाना है तो यह तर्क भी समानता के विचार से जुड़ा है, क्योंकि यह कहता है कि स्त्रियां भी समाज और संसार में का बराबर हिस्सा है, इसलिए उन्हें भी समान अधिकार यानी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलने। उन्हें वोटिंग से या वोटिंग राइट से वंचित रखना अधिकारों की असमानता और सामाजिक अन्याय होगा, यानी अधिकारों की असमानता हो जाएगी और जो सामाजिक अन्याय स्थापित होगा अगर हम महिलाओं से वोटिंग राइट छीन लेंगे, जो लंबे समय तक जो इस तरह की असमानता और असामाजिक न्याय टिक नहीं पाएगी। तो ये सही बात है। अब बाकी जो पॉइंट्स है वो क्या है उसको भी मैंने समझाया। स्त्रियां हमारी माताएं हैं, हम अपनी माताओं को मताधिकार से वंचित नहीं रह सकते। ये तर्क भावनात्मक है, भावना, हाँ बिल्कुल ये भावना इमोशनल है स्टेटमेंट ये, और सम्मान की भावना से जुड़ा हुआ है भाई, कि हम स्त्रियों का सम्मान करते हैं, उन्हें अपनी माता मानते हैं, तो इमोशनल टच है उनके साथ, लेकिन समानता के सिद्धांत की दृष्टि से ये थोड़ा कमजोर है। ठीक है, मत अधिकार सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो हमारी माताएं हैं, बल्कि इसलिए कि वे बराबर नागरिक हैं। ठीक है, कोई भी नागरिक है, उन्हें इक्वल राइट मिलना जरूरी है। यहाँ मेरी माँ है तो उसको वोटिंग राइट मिलना चाहिए, ये थोड़ा अजीब हो जाएगा। जो किसी की माँ नहीं है उसका क्या है ना। तो ये सवाल स्टेटमेंट को थोड़ा इमोशनल टच देता है, रियल इक्वलिटी की बात यहाँ पे नहीं होती है। अब ग क्या कह रहा था भाई, स्त्रियों को मताधिकार ना देना परिवारों में मतभेद पैदा कर देगा। मतलब बताओ भाई, अगर वोटिंग राइट किसी फीमेल को नहीं मिलेगी तो उस फैमिली के अंदर डिस्प्यूट उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये तर्क सिर्फ परिवार में शांति का साधन मानना, ना कि समानता का अधिकार, यानी कि वोटिंग राइट को फैमिली के अंदर पीस लाने के लिए दिया जाए किसी फीमेल को, ये मान लिया जाए तो ये सही नहीं होगा, समानता के अधिकार का पर्सन ही नहीं जुड़ेगा। इसलिए ये तर्क भी समानता के मूल अवधारणा से कम जुड़ा हुआ है। तो जो मैंने 4 में से पहले 2 हैं वो पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं, जो आखिरी 2 हैं वो पूरी तरीके से नहीं जुड़े हुए हैं। इस तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो देखिए निष्कर्ष में आप लिख सकते हो, जो ख और घ है ये दोनों तर्क स्पष्ट रूप से समानता, बराबर नागरिकता, समान अधिकार और सामाजिक न्याय से जुड़े हुए हैं, जबकि क और ग जो है अधिक भावनात्मक है, व्यवहारिक तर्क है, लेकिन समानता की राजनीतिक नैतिक अवधारणा से उतना इनका सीधा जुड़ाव नहीं होता है। तो इस तरीके से ये छठे क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट होता है और आपको मेरे ख्याल से चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर आई हैं तो प्लीज़ कमेंट में अपना रिव्यू जरूर दे। अगर कुछ आपको समझ नहीं आया है या मेरी तरफ से कुछ गलत स्टेटमेंट दी गई है, गलत आंसर दिया गया है, तो भी आप इस बात को कमेंट में बताएं ताकि मैं भविष्य में उसमें सुधार कर सकूं। और मैं नहीं चाहूँगा कि किसी के पास गलत जानकारी जाए। अगर मेरे से गलत जानकारी
निकल गई है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी भी है, क्योंकि आप भी एक जागरूक नागरिक हो। क्योंकि नागरिकता वाला जब हमने चैप्टर पढ़ा था और समानता और अधिकार वाला चैप्टर पढ़ा था, तो जागरूक नागरिक एक जो है बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट है, बहुत वृद्ध कॉन्सेप्ट है। तो कमियां निकालो और जागरूक नागरिक बनो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो 4th चैप्टर पे होगी और 4th चैप्टर जो है सोशल जस्टिस के ऊपर है। और देखिए ऊपर ऊपर लिंक आ चुका है, तो उसका भी सॉल्यूशन जो है, जो एक्सरसाइज का, वो आपको उस आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगा। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।